हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी मनु भंडारी का ये उपन्यास है और इसमें हमने इसके 14 लेक्चर कवर कर लिए हैं। लाइन बाय लाइन इस उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 2 और उपन्यास भी कंप्लीट कर लिए। एक तो आपका शेखर जीवनी और एक आपका तमस उपन्यास। ये दोनों हमने लाइन बाय लाइन कंप्लीट करे हैं। तो शुरू करते हैं। और ये आपका यूजीसी नेट की यूनिट 6 में आपको ये उपन्यास लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही बंटी को अपने साथ लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा। बहुत प्यार से विश्वास में लेकर उससे पूछूंगा उसकी मनस्थिति। जाने जानने की कोशिश करूंगा क्यों वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्या बताऊं शकुन, मुझे समय नहीं मिलता। यह सब डॉक्टर कह रहे हैं। एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं बंटी को ले जाऊं एक बार भी। क्या इनको यह ख्याल नहीं आता कि बंटी को लेकर वह डॉक्टर की ओर से उतनी आश्वस्त नहीं हो पाती, कोशिश करके भी नहीं हो पाती कि वह इस प्रसंग को लेकर अपने और डॉक्टर के बीच में एक हल्की नामालूम सी दरार महसूस करने लगी है और हमेशा आशंकित रहती है कि वह दरार धीरे धीरे कहीं खाई न बन जाए, फिर एक और खाई। मैं तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगा, समझी? जवाब उसके बाद हो जाएगा। ओके ओके। और एक बार जोर से उसके कंधे थपथपाए। उन्होंने हाथ हटा दिए। उनके इस अतिरिक्त विश्वास के सामने शकुन का अविश्वासी मन जैसे हार गया। वह अपनी ही नजरों में बहुत अपराधी हो उठी। अपराधी और छोटी क्यों? वह चीजों को गलत रूप में लेती है, क्यों नहीं सही ढंग से देख पाती? पर शायद चीजें ही गलत थी और इसलिए देखने का हर सही ढंग भी घूम फिर कर आखिर में गलत ही उपाय हो जाया करता था। शकुन जानती थी कि अजय घर नहीं आएगा। पर डॉक्टर का घर आने के लिए आग्रह करके स्टेशन तक जाना उसे अच्छा लगा। लेकिन जब अजय ने 4 बजे आने को कहा तो डॉक्टर ने बताया कि वह उस समय तक मीटिंग में रहेगा। शायद वह चाहते हो कि यह बात शकुन और अजय आपस में ही तय करे कि डॉक्टर एक बाहरी आदमी की तरह क्यों रहे। डॉक्टर की उस समय अनुपस्थित रहने की बात उसे कहीं अच्छी भी लगी थी और बुरी भी। उसे खुद नहीं मालूम कि उसे कैसा लगा था। पता नहीं उसे क्या हो गया है कि एक ही बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती है और बुरी भी। शायद कुछ और भी लगता है। हर बात कितने कितने स्तरों पर चलती है उसके मन में। वह खुद कुछ नहीं समझ पाती। हर बात उसके लिए जैसे एक पहेली बन जाती है या फिर वह खुद अपने लिए एक पहेली बन जाती है। डॉक्टर कैसे एक ही स्तर पर जी लेते हैं एक सुलझी हुई सहज जिंदगी। उसे डॉक्टर से ईर्ष्या भी होती है, डॉक्टर पर गुस्सा भी आता है। क्यों नहीं वह शकुन के मन में होने वाले द्वंद्व को समझ पाते हैं, उसके हर पहलू हर स्तर को देख पाते। पर क्या वह उन सबको समझ पाती है या कि कोई भी उसे समझ पाएगा? टुकड़ों में बंटी यह जिंदगी और हर टुकड़ा जैसे अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से धड़कता है। अजय 4 बजे घर आ रहा है। यह बात उसे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी। मन में कहीं एक संतोष, एक इच्छा है एक बार अजय को अपना सुख अपना वैभव ही दिखा दे। एक कचोट है कि बंटी ने पत्र लिखकर उन सारे सुखों के अस्तित्व को धूल में मिला दिया। अब सब कुछ कितना बेमानी हो उठेगा। साथ ही एक आशा भी है कि आवेश में आकर बंटी ने लिख चाहे जो कुछ दिया हो वह जाएगा नहीं। वह यहाँ रोए या तूफान मचाए, शकुन से चाहे कितना ही कटा कटा रहे, पर शकुन के बिना वह कहीं नहीं रह सकता। एक रात को वह सर्किट हाउस रह नहीं सका था, अब हमेशा रह सकेगा। बच्चों का गुस्सा, बच्चों का मान, बच्चों का अहम कितना छोटा और कितना निरीह होता है सब कुछ। फिर बंटी जो छाया की तरह चिपक कर रहा है उसके साथ। अकेले तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। इस वाक्य को जैसे वह पकड़े बैठी है। भूल ही की गई। इसके बीच में 9-10 महीने का समय बीत चुका है, परिवर्तनों से भरा हुआ समय। दिन भर शकुन तैयारी करती रही, हर चीज लददक और मन ही मन अपने को साधती भी रही थी। इस बार बहुत सहज होकर ही वह अजय से मिलेगी। इस सहज प्रसंग को वह अपने व्यवहार से इतना सहज बना देगी कि अजय खाली हाथ तो लौटेंगे तो भी कचोट लेकर ना लौटेंगे। यहाँ को सब कुछ देखकर बंटी को ले जाने की बात उन्हें खुद बतूकी सी लगी कि वे खुद आश्वस्त हो जाएं। पत्र भी तो उसने बहुत असहज ढंग से लिखा था, पर चाय की मेज पर घिर आए मौन के नीचे उसकी असहजता अपने आप ही गलने लगी। मेज पर ढेरों चीजें फैल पड़ी थी,
फैली पड़ी थी। उसने खुद सब कुछ बड़े जतन से बनाया सजाया था। अजय का ध्यान उधर नहीं था। एक बार उसने अम्मी और जोत से जरूर बात की थी। प्यार से कुछ पूछा और फिर नजर बंटी के चेहरे पर टिक गई थी और बस फिर वहीं टिकी रही। तब नए सिरे से उसका अपना ध्यान बंटी की ओर गया। वह उसे देखने लगी, अपनी नजरों से नहीं, जैसे अजय की नजरों से, और भीतर सब कुछ गड़बड़ाने लगा। कितने दिनों के बाद अजय और शकुन आमने सामने एक कमरे में बैठे हुए हैं, घर के एक कमरे में। कमरा बहुत कोजी है, पर मन शायद उतना कोजी नहीं है। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगने लगा है। एक घबराहट इम्तिहान में बैठने के पहले, जैसे बंटी के बारे में कुछ सोचा। शकुन की नजरें अजय के चेहरे पर टिक गई। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है वहाँ। प्रश्न भी ऐसा ही कि जो कि कोई जिद और दुर्ग्रह नहीं, बस जैसे साथ बैठकर सोचने की बात ही हो। तो आज भी ऐसा कुछ है जिस पर साथ बैठकर सोचा जाए, और क्षण को फिर जैसे नए सिरे से लगा कि वे साथ बैठे हैं। यह सही है कि बंटी को अब मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। फिर भी यह निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता, मेरा मतलब। पर इस समय तो बंटी वैसे नहीं जा सकता। अगले महीने उसकी परीक्षाएं हैं। 1 साल खराब नहीं हो जाएगा। अजय कुछ इस नज़र से देखने लगा मानो को पूछ रहा हो, बस यही आपत्ति है? तो शकुन को लगा जैसे उससे गलती हो गई। आपत्ति उसे कहीं और से शुरू करनी थी। वह जैसे अगली बात सोचने लगी। कलकत्ते में सेशन जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल तक एडमिशन हो जाते हैं। मेरा परिचय है नए लोगों के बीच, यह बहुत सहम जाता है। यूं भी इस उम्र में ही बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है। सो तो मैंने भी देखा है। सवेरे बिल्कुल बोला ही नहीं, अभी भी एकदम सहमा हुआ चुपचाप। और अजय खुद चुप हो गया, जैसे कहीं गहरी चिंता में पड़ गया हो, जैसे कहीं से दुखी हो आया हो। शकुन का बार जैसे उल्ट कर उसी पर आ गया और अनायास ही मन के भीतर की परतें और एक एक परत पर उठने वाली अनेक अनेक बातें कुल बुलाने लगी। मन हुआ कि कहे यह एक तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा है, इसलिए कहीं एबनॉर्मल है कि वहां जाकर ही इसे कौन परिचित मिल जाएगा। कहने भर को तुम चाहे इसके पापा हो, पर कितना चाहते हो तुम इसे और कितना जानता है तुम्हें? तुम इसके कपड़ों को देखो तो पहचान सकते हो, जानते हो इसके कितने नंबर का जूता लगता है। और अगर बंटी राजी हो जाए और मैं इसे अभी अपने साथ ले जाऊं तो तुम्हें कोई ऐतराज होगा? बार बार आना जरा। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। सच पूछो तो मैं खुद अब यही चाहने लगी थी कि इसे तुम्हारे पास ही भेज दूं। बहुत रख लिया, अब कम से कम अपनी जिंदगी जीऊं। एक परत परत पर उभरा और उससे भी भीतर की परत पर उभरा। अच्छा है तुम्हारे और मीरा के साथ मैं भी दरार पड़े। हर दिन एक परेशानी, हर दिन एक तूफान। पर ऊपर उसने बहुत संयत ढंग से केवल इतना ही कहा, आप बंटी से ही पूछ लीजिए। हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं क्यों थोपे उस पर? और उसे खुद ही लगा कि कहने वाली और सोचने वाली शकुन एक ही है। बंटी आया तो उसने जैसे अपने को कटघरे में खड़ा पाया। फैसले की प्रतीक्षा करते हुए जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और कमरे का सारा सामान झूलते हुए पर्दे झिलमिलाता फानूस सब एकाएक धूमिल हो उठे हैं। चारों ओर बिखरा वैभव जैसे एक बिंदु में मिट आया है। मन में कुछ बुरी तरह सुलगने लगा। मन हुआ कि हाथ पकड़कर बंटी को भीतर ले जाए और कहे कि बैठ कर पढ़ो या एकदम निकल ले जाओ, अभी जाओ। पर नहीं, वह कुछ नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद से ही वह बंटी पर धीरे धीरे अधिकार खोती रही है। आज तो चाहकर भी वह कुछ नहीं कह सकती, या कि वह कुछ भी कहे। क्यों कहे? अजय अकेले बंटी को लेकर घूमने निकला तो ख्याल आया उस दिन डॉक्टर अकेले बंटी को लेकर लंबी ड्राइव पर जाने वाले थे। उसने समझाने के लिए प्यार से उसके मन में एक नया विश्वास जगाने एक अपमान। उस दिन वह नहीं हो सका, इसलिए आज यह हो रहा है। और इस समय छत पर अकेले खड़े उसे ख्याल आ रहा है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। शकुन ने शादी कर ली, उससे अजय के अहम को कहीं चोट लगी है। बंटी को लेकर जाकर वह केवल अपने उस आहत अहम को सहलाना चाहता है। वह शकुन को टॉर्चर करना चाहता है।
जब अजय ने शादी की तो कभी उसने भी ऐसे ही सोचा था कि बंटी को वह कभी अजय के पास नहीं भेजेगी, यहाँ तक कि अब बंटी से उसका मिलना जुलना भी बंद करवा देगी। बंटी को लेकर वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी। सच हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहे, अपने अपने अहम, अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे, बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। 2 घंटे से खड़ी वह बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजय से जुड़ने कटने की बातें ही तो सोचती रही है। एकाएक ही बंटी का टुकुर टुकुर देखता हुआ चेहरा आंखों के सामने उभर आया। बिना बोले मुंह फेरे फेरे ही मानो कह रहा हो, मुझे रोक लो मम्मी, मुझे रोक लो। और फिर तो जैसे हजार हजार चेहरे उसके आगे पीछे घूमने लगे, उसे प्यार करते हुए, उसके गले में बाहें डाले हुए, उसकी बगल में लेटे हुए नन्हे नन्हे हाथों में से क्यारियां कूदते हुए। और उन चेहरों के साथ वह कहीं बहुत गहरे से उतर आई, उतरती ही चली गई। उसने तो अब अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया था। अजय से कटकर वह अतीत में डूब गई थी, डॉक्टर से जुड़कर वह फिर वर्तमान में लौट आई और भविष्य में झांकने लगी। पर आज कितनी बातें हैं, कितने चित्तर है कि उभरते ही चले आ रहे हैं अपने सारे रगो रेसे के साथ। उन्होंने जो किया तो आपकी मट्टी फलीद हुई, अब जो आप करने जा रहे हैं तो उस बच्चे को उनकी मिट्टी फलीद होगी। कैसे चेहरा निकल आया है वह, उस निकले हुए चेहरे को क्यों नहीं देख पाई। कहाँ होगी फूफी, ये पौधे तो सूख रहे हैं। माली, नहीं बहूजी साहब, सूख नहीं रहे हैं, अब तो जड़ें पकड़ लिए हैं। कहाँ, ये पत्तियां तो सूख रही है। मालिक की हंसी, ये तो सूखेगी ही। उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर जड़ जाएगी, फिर नई पत्तियां फूटेगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं, और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया। आप बागवानी की बात नहीं समझती बंटी भैया, मैं से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। बड़ी कम उम्र में सब सीख लिया है हमारे भैया ने। एक ही बात इतने इतने अर्थ में भी लिपटे रह सकती है अपने में। शकुन तुम्हारा बेटा तो कलाकार बनेगा। खड़ खड़ झन, शीशियां टूट पड़ी, सारे रंग बिखर पड़े, फैल पड़े। वह रंग को शीशियां और ब्रश भी लेकर आई थी वहां, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पेंटिंग ही किया करेगा, पर अपने सब रंग यहीं छोड़ गया। क्यों नहीं, उसने बंटी को रोक लिया। एकाएक शकुन फूट फूट कर रो पड़ी। यह आवेग एक या 2 दिन का नहीं था, कई दिनों का आवेग था, जिसे वह सादे सादे घूमती थी, कभी भय से तो कभी अपराध से। अब उसे किसी के सामने डरना नहीं है, किसी के सामने अपराधी चेहरा लिए नहीं घूमना है, पर मन है कि इस बात से हल्का और आश्वस्त नहीं हो रहा है। फिर रो रहा है, बिसुर कर अपने को कोस रहा है। मत रो, मत रो, मत। 2 छोटी छोटी बाहें लिपट जाती है, टुकड़ों में बंटी शकुन जैसे अपने को समेटने की कोशिश कर रही है, और शकुन है कि और टूटती चली आ जा रही है, बिखरती चली जा रही है। वे बाहें जैसे उसने अपने में समेटे नहीं पा रही है। शकुन, डॉक्टर का स्वर सख्त के सन्नाटे में यहाँ से वहां तक फैल गया। तुम यहाँ हो और नीचे किसी को पता तक नहीं है। अरे यह क्या, तुम रो रही हो। शकुन और 2 सबल बाहें उसके चारों ओर घिर आई, और धीरे धीरे पूरी की पूरी शकुन उसमें अपने आप ही बनती चली गई, सिमटती चली गई। बस 2 नन्ही नन्ही बाहें उन सबल बाहों के नीचे अनदेखे अनजाने की ही शायद मसल गई। एक और यात्रा। वैसे ही रेल का डिब्बा है, पापा और बंटी है, ढेर सारे नए नए लोग। बंटी बैठा बैठा टुकुर टुकुर सबको देख रहा है, फिर भी जैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसके भीतर 2 आंखें और उगाई, और उसके बाद से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाहर की आंखों से वह एक चीज देखता है तो भीतर की आंखें दूसरी चीज देखने लगती है। कभी भीतर की चीज बाहर की चीजों को दबोच लेती है, तो कभी बाहर की भीतर की चीजों को। कभी कभी एक दूसरे में ऐसी गड़बड़ हो जाती है, फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता, बस सब कुछ गोलमोल अंडा। भीतर ही भीतर कई कान भी उग आए, तभी तो एक बात को ठेल कर दूसरी बात आ जाती है, आवाज के ऊपर आवाज तैरने लगती है, और सारी आवाजें मिलकर बस एक शोर। यह सब बंगाल के जादू से हुआ है, और क्या पहले तो ऐसा कभी नहीं था। उसने कई बार उस
अपने शरीर को छू छू कर देखा है। कहाँ है वे आंखें, कहाँ है वे कान, पर दिखते नहीं। जादू की चीजें कहीं दिखती है, वो आंखें कभी नहीं दिखती, पर उन आंखों से देखे हुए दृश्य बार बार दिखाते हैं और दिखाते ही चले जाते हैं, ठीक जैसे जैसे सब कुछ सामने ही हो रहा हो, और जब सामने होता है सब गायब हो जाता है। बाहर की आंखें खुले खुले ही बंद हो जाती है। या भी तो जादू है, पर किसने किया जादू, कब किया, यही सब पता लग जाए तो फिर जादू ही क्या। उसने तो पीसी सरकार का जादू भी नहीं देखा। बोटेनिकल गार्डन का बड़ा पेड़, जू, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ केवल नाम सुने हैं, आज भी बस नाम ही जानता है। जब तुम सर्दी की छुट्टियों में आओगे तब सारी चीजें दिखाएंगे बंटी बेटे तुमको। उस समय कलकत्ते का मौसम भी बस वहाँ क्रिसमस की छुट्टियां भी रहेगी। सामान भानते हुए पापा कह रहे हैं। पापा के भीतर से एक और पापा उभर रहे हैं। कलकत्ते में तुम्हें तो घुमाएंगे बेटे की बस पर घुमाएंगे बेटे की बस इस इतवार को पिकनिक पर, और रोज शाम को सैटरडे क्लब जाते ही तैरना सिखा देंगे। बस फिर रोज तैरना सीखोगे तो अब लड़कियों वाले खेल नहीं है। अब यहाँ लड़कियों वाले खेल नहीं हैं। और शाम को बालकनी में बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने दूर तक फैली हुई कोलतार की सड़कें एकाएक लहराने लगती है। उन पर दौड़ती हुई ट्रामें, बसें, दौड़ते भागते ढेर सारे आदमी मछलियों में बदल जाते हैं, पानी को चीरते हुए तीर की तरह इधर से उधर तैरते रहते हैं। अरे तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो बच्चे, ऐसे गुमसुम रहकर मन मन कैसे लगेगा। आओ मेरे साथ भीतर जाओ चुन्नू के साथ खेलो, उसे प्यार करो, अभी तो वह तुम्हें भैया कहेगा। चुन्नू और उपन्यास किस उपन्यास में आया, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और तभी इस आवाज को तैरती हुई और एक आवाज तैर जाती है, बंटी भैया मैं भी कहानी सुनूंगा। तुम लेटो तो बिस्तर लगा दे, शायद पापा पूछ रहे हैं। एक क्षण बंटी ने पापा की ओर देखा और मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। सचमुच आजकल इतनी चीजें एक साथ घुल मिल जाती है और कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम लेटोगे, शायद उसे गुमसुम देखकर पापा ने फिर पूछा। बंटी ने धीरे से नकारात्मक सिर हिला दिया और सरक कर खिड़की पर दोनों हथेलियां रखी और उस पर अपनी ठोडी टिका ली। आंखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान बिखर गए, बड़े बड़े पेड़ और छोटी छोटी झाड़ियां, बिजली के खंभे और उनमें बंधे हुए तार। कभी लगता है जैसे सब उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। कभी लगता बस वह दौड़ रहा है, बाकी सब छूटते चले आ रहे हैं। उसने गर्दन निकाल कर देखा, सचमुच सभी तो पीछे छूट गए हैं, कोई साथ नहीं दौड़ रहा है, सब जहाँ के तहाँ खड़े हैं, बस वही आगे आगे जा रहा है। फिर ऐसा लगता क्यों है कि साथ साथ दौड़ रहे हैं। मन हुआ पापा से पूछ ले, जरा सी गर्दन घुमा कर देखा, पापा किताब पढ़ रहे हैं। शायद ऐसा ही होता होगा। देखते ही देखते झाड़ियों और पेड़ों से भरे हुए उन मैदानों में सड़कें उभर आई, लंबी चौड़ी चैड़ी भीड़ भरी, एक दूसरे को काटती हुई सड़कें। बंटी की टैक्सी दौड़ी चली जा रही है। बंटी कसकर पापा की उंगली पकड़े चारों ओर देख रहा है। नई जगह आने का डर और नई नई जगह देखने की खुशी। देखा इतने ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं यहाँ। बंटी गर्दन ऊंची करके देखता है। यहाँ डबल डेकर बस है जो 2 तले की। वह जब बैठेगा तो ऊपर जाकर बैठेगा। ऊपर ही की बस कैसे चलती होगी। यह ड्रामा है, रेल की पटरी पर चलती है। यह मैदान है इतना बड़ा इतना बड़ा। यह अपना घर है। सीढ़ी चढ़कर एक गलियारे में खड़े पापा बटन दबा रहे हैं। बंटी दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देख रहा है। इस समय उसके और पापा के अलावा वहाँ कोई नहीं है, फिर भी उसने पापा की उंगली पकड़ रखी है, इतनी ही कसकर। इस नई जगह में पापा को छूकर, पापा को पकड़कर कैसा भरोसा भरोसा लगता है। खट, दरवाजा खुला और बंटी की नजरें नीची हो गई। अरे आगे तुम, मैं सोच रही थी शायद एक आध दिन की देर हो जाए इस बार। एक औरत की आवाज, नीची नजरों से सिर्फ पंजों का थोड़ा सा हिस्सा, चप्पल और साड़ी का बॉर्डर दिखाई दे रहा
पहली बात मन में उभरी, यह मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों को वह खूब पहचानता है, उसकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। तो यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।